नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक लीगल इन्फो। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 का पार्ट 2। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने पार्ट 1 स्टडी किया था कुछ दिन पहले और उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज देखें। वैसे अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपको पूरा देखना है तो आप पिछला पार्ट भी ज़रूर देखिए और इसके आगे वाले पार्ट्स भी ज़रूर देखिए, तो उससे आपके एक कंटिन्यूटी में सारा समझ आएगा। वैसे इनको इस हिसाब से बनाया गया कि ये इंडिपेंडेंट वीडियोस के तौर पे भी अगर आप देखेंगे तो उस पर्टिकुलर पार्ट को समझने में आपकी हेल्प करेगा। तो जैसा आपको सूट करे, आप जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में कितने सेक्शन है? पार्ट 2 में सेक्शंस 3 to 11 है, जो कि लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन से डील करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सूट, अपील और एप्लीकेशन होते क्या हैं। देखिए, सूट क्या होता है? जो लीगल प्रोसीजर टू क्लेम अ राइट, यानी कि आपको कोई राइट का हनन हुआ है, आपके यदि किसी अधिकार का हनन हुआ है तो आप उसका जो लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसको क्लेम करने के लिए, उसको सूट कहते हैं। अपील कहते हैं कि अगर आपका कोई फैसला आया है, कोई जजमेंट आई है, डिक्री आई है और उसके अगेंस्ट आप हायर कोर्ट में अपील करते हैं, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ज़्यादातर ये लूजिंग पार्टी करती है, इसको अपील कहते हैं। और एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट होती है, किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए हम जो कोई रिक्वेस्ट करते हैं उसको एप्लीकेशन कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, ये आपको इस पार्ट में काम आएंगी। सेक्शन 3 के बारे में जो बार ऑफ लिमिटेशन बताता है, जो कि इस एक्ट का मेन काम है। तो हम जानते हैं कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उसको डे ऑफ रेकनिंग कहते हैं। वहां से लेकर जो पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, जहाँ की प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कैलकुलेट किया जाता है, वो तीनों चीज़ें जो सूट, अपील और एप्लीकेशन जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, उसमें अलग अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तब माना जाता है ऑर्डिनरी केस में जब प्लेंट प्रेजेंट की जाती है, पॉपर या गरीब व्यक्ति के केस में जब वो एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के समक्ष, और कंपनी के वाइंडिंग अप होने की स्थिति में जब वो क्लेम जो ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजा जाता है, और सेट ऑफ के मामले में वो डेट को सेम माना जाता है, जो मेन सूट जिससे सेट ऑफ रिलेटेड है वो डेट सेम मानी जाती है, और काउंटर क्लेम में जब वो प्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा हो गया अपील। अपील का इसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है एक्ट में, लेकिन लॉजिकली ये मान सकते हैं कि जिस दिन अपील आपने फाइल की है उस दिन अपील प्रेफर हो गई, उस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे तो टाइम है। और एप्लीकेशन मेड, जब वो प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को एप्लीकेशन प्रेजेंट की जाती है तो उस दिन वो उसको एप्लीकेशन मेड माना जाता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन है, कॉज ऑफ एक्शन और डे ऑफ रेकनिंग से लेके पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन तक जो पीरियड है, अगर वो पीरियड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड को क्रॉस कर जाता है तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सूट हो, अपील हो या एप्लीकेशन हो। और सेक्शन 3 का एक्सेप्शन है कोर्ट अगर क्लोज है तो। अगर जिस दिन आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म हो रहा है उस दिन मान लीजिए कोर्ट क्लोज्ड है, कोर्ट बंद है, तो उसके नेक्स्ट जो वर्किंग डे है वहां तक वो ऑटोमेटिकली प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। मान लीजिए इसमें एग्जांपल दिया बड़ा सिंपल सा कि 2 फरवरी जो कि संडे पड़ता है 2025, मान लीजिए उस दिन आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म हो रहा है, तो वो 3 फरवरी, अगर उस दिन और कोई पब्लिक हॉलीडे या कुछ नहीं है तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड उस दिन खत्म हुआ माना जाएगा। इसमें अब कोर्ट क्लोज्ड की भी डेफिनेशन है। एक तो होगी कि छुट्टी है कोर्ट की, दूसरा ये भी है कि जो उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, उस नॉर्मल वर्किंग आवर्स में अगर कुछ घंटे भी कोर्ट का, कुछ देर भी कोर्ट बंद रहता है, अपना कामकाज उसका किसी वजह से नहीं हो पाता है, तो उसको बंद माना जाएगा। जरूरी नहीं कि ऑफिशियली पूरा दिन छुट्टी को ही बंद मानते हैं। तो ये थी सेक्शन 4 की डेफिनेशन। सेक्शन 5 एक्सेप्शन बताता है सेक्शन 3 की, और ये सूट्स के इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये केवल अपील और एप्लीकेशन पे लागू होता है। और ये कहता है कि अगर जो पिटिशनर है वो सफिशिएंट कॉज शो कर सकता है ऑनरेबल कोर्ट को कि मैं किस वजह से डिले हो गया, तो उस केस में जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। वो कोर्ट की मर्जी के ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन इसमें कोई भी अपील या एप्लीकेशन जो रूल 21 ऑफ द सीपीसी के अंडर होता है उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 6 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको ध्यान से समझिएगा, मैंने इसको एक अच्छा सा ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें आपके समझने का आसानी रहेगी। ये बात करता है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। लीगल डिसेबिलिटी का मतलब है कि उसमें तीन एस्पेक्ट दिए गए हैं। यदि एक व्यक्ति माइनर है, यानी कि 18 साल से कम है इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अनुसार,
या वो इंसेन है या इडियट है, तो तीनों केसेस में माना जाएगा वो लीगली डिसेबल है। जब वो आदमी लीगली डिसेबल है तो वो उसका जो इफेक्ट होता है लिमिटेशन पीरियड में, उसका ये होता है कि जो डिसेबिलिटी का पीरियड है वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में ऐड हो जाता है। इसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं नीचे दिए एक लाइन सीरीज, टाइमलाइन सीरीज दी हुई है, नीचे जो ब्राउन से कलर में लाइन दी हुई है वो आप देख पा रहे हैं। उसमें जो ये देखिए, ये पॉइंट ए है जो हमको कर्सर दिख रहा है, ये पॉइंट बी है, सी है, डी है, इन सब के जो मतलब है यहाँ लिखे हुए हैं ये येलो बॉक्स में। ए जो है कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन अराइज हुआ। अब जानते हैं कि जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअली मान लीजिए जो इनिशियल लिमिटेशन पीरियड था वो सी था, इसको कुछ भी साल मान लीजिए, मान लीजिए 10 साल या कुछ भी एक्स वाई जेड मान लीजिए। तो सी जो लिमिटेशन पीरियड था, लेकिन हुआ ये कि जिस बंदे के साथ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था वो राइज होने के साथ ही लीगली डिसेबल था। मान लीजिए वो माइनर था उस टाइम, या उसका दिमागी हालत ठीक रही थी, इडियट था या इंसेन था, तो ये पॉइंट बी तक जितने भी साल थे यहाँ तक उसकी डिसेबिलिटी चली। उसके बाद उसका इलाज वगैरह हो रहा था, तो बी पॉइंट के आते आते वो ठीक हो गया। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ए टू बी जो लेंथ है वो जितना टाइम पीरियड है, मान लीजिए 5 साल है या जितने भी साल है, वो उसका वेस्ट हो गया एक तरह से, क्योंकि वो लीगली डिसेबल था। तो उसको क्या किया जाता है कि सी के बाद जो एक्चुअल लिमिटेशन पीरियड था इनिशियल, उसमें ए बी लेंथ के बराबर सी डी लेंथ और जोड़ दी जाती है। ये जो एरो बना हुआ है देखिए, ये जो एरो है इसकी लेंथ टाइम पीरियड के हिसाब से सेम है जो इसकी है। मान लीजिए अगर ये 5 साल है तो ये भी 5 साल है, और मान लीजिए ये 10 साल थी तो यहाँ 5 साल और ऐड हो जाएंगे, तो जो फाइनल प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है पॉइंट डी होगा। तो ये है इसका लीगल डिसेबिलिटी का मतलब। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि लीगल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी या मेडिकल डिसेबिलिटी अलग अलग चीजें होती हैं। लीगल डिसेबिलिटी उस चीज को माना जाता है जो बंदे को इस काबिल नहीं रहने देती कि वो राइट और रॉन्ग में डिफरेंस कर सके, तो इसको लीगल डिसेबिलिटी कहते हैं। इसमें एक और भी सेक्शन में चीजें बताई गई हैं, और एक बात और भी है कि माइनर जो है वो चाइल्ड इन वूम को इंक्लूड करता है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर मान लीजिए एक बंदे को डिसेबिलिटी थी, लेकिन वो डिसेबिलिटी खत्म होते होते, उसके खत्म होने से पहले उसको दूसरी डिसेबिलिटी लग गई। मान लीजिए पहले तो माइनर था लेकिन मेजर होने से पहले वो इडियट भी हो गया या इंसेन भी हो गया, तो उसकी सेकंड डिसेबिलिटी स्टार्ट हो गई। तो 18 साल के बाद उसका माइनर वाली डिसेबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी इंसेन वाली डिसेबिलिटी चलती रहेगी। तो फिर वो दोनों का टोटल मिला के जो पीरियड होगा वो लिमिटेशन पीरियड पे ऐड होगा और वो जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बनेगा। और अगर मान लीजिए वो बंदा अनफॉर्चुनेटली डिसेबल ही रहा और उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ के बाद उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको एलआर कहते हैं, वो जितना उसका पीरियड डिसेबिलिटी में वेस्ट हुआ है, वो अगर वो जिंदा रहता तो जितना टाइम उसको और मिलता उतना ही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एलआर को मिलेगा। और अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती, उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाती है, लेकिन उसने अभी एक्शन लिया नहीं है, सूट फाइल नहीं किया है, लेकिन उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो चुकी है, तो उसका जो एलआर है उसको पूरा टाइम नहीं मिलेगा, उसको जितना टाइम उसका एक्चुअल में बचा था जिंदा रहते हुए उतना ही मिलेगा। और मान लीजिए किसी दुर्भाग्यवश पहले बंदा डिसेबल था, लीगली डिसेबल था, उसकी डेथ हो गई, और उसके डेथ होने से पहले उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एलआर है वो भी डिसेबल हो गया। तो फिर जब वो ठीक होगा तो सारा पीरियड टोटल काउंट करके लिमिटेशन पीरियड में ऐड होगा और फाइनल प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बनेगा। इसमें एक बात और नोट कीजिए कि ये जो प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 6 में, इसमें कहीं भी अपील मेंशन नहीं है, ये सिर्फ सूट्स और एप्लीकेशंस और डिक्री एक्विजिशन पे लागू होते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 7 बात करता है डिसेबिलिटी की। जब एक से ज्यादा बंदे ज्वाइंटली कोई सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, अब मान लीजिए उनमें से एक बंदा लीगली डिसेबल हो जाता है, तो जो बाकी बचे हुए बंदे हैं, अगर वो उसकी कॉन्करेंस के बिना डिस्चार्ज दिया जा सकता है, यानी कि उनके आपस में ऐसा कोई रिलेशनशिप है कि इस बंदा जो डिसेबल्ड है उसकी कॉन्करेंस के बिना वो डिस्चार्ज दिया जा सकता है, तो फिर जो टाइम है वो चलता रहेगा, स्टार्टिंग सबके लिए चलता रहेगा। वो ये नहीं माना जाएगा कि डिसेबल्ड पर्सन है उसके कारण उस टाइम स्टॉप है। लेकिन अगर उसकी कॉन्करेंस के बिना डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता तो वो टाइम तीनों के लिए स्टॉप होगा। ये नहीं है कि वो जो लीगली डिसेबल्ड है केवल उसके लिए स्टॉप होगा और बाकी दोनों के लिए चलता रहेगा। तो टाइम
साइमल्टेनियसली या तीनों के लिए चलेगा या तीनों के लिए स्टॉप रहेगा, सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशन। सेक्शन 8 एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। इसमें एक पॉइंट तो ये है कि जो प्रीएम्पशन की एप्लीकेशन होती है उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है, चाहे आपको डिसेबिलिटी है या नहीं है, लेकिन प्रीएम्पशन के केस में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो अदर सूट्स एंड एप्लीकेशंस है उसमें अगर आपकी लीगल डिसेबिलिटी होने के खत्म होने के बाद अगर आपका जो पीरियड बचा हुआ प्रिस्क्राइब पीरियड वो 3 साल से ज़्यादा है, तो सेक्शन 8 उस पर 3 साल की कैप लगा देता है। कैप मतलब उस पर लिमिट लगा देता है। तो जो उससे एक्स्ट्रा पीरियड होता है उसको 45 कर दिया जाता है। तो इसको हम नीचे दिए हुए एग्जाम्पल से समझेंगे कि पॉइंट ए है जो डे ऑफ रेकनिंग या कॉज ऑफ एक्शन, जिस दिन लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है, तो उस दिन लीगल डिसेबिलिटी उस दिन से थी, तो डिसेबिलिटी बी पॉइंट पे आके खत्म हो गई, यानी कि ए और बी के बीच में जो लेंथ है जितने भी ईयर्स हैं ए बी, उतना बी में और ऐड हो जाएगा और मान लीजिए वो डी तक पहुंचता है, जो एक्चुअल प्रिस्क्राइब पीरियड है डी तक पहुंच जाता है, तो जो बी से लेके डी है उतना उसको पीरियड मिलना चाहिए पिछले सेक्शंस के हिसाब से। लेकिन सेक्शन 8 उसमें कहता है कि इसमें सिर्फ 3 साल और मिलेंगे, यानी कि बी से लेके 3 साल और जो कि पॉइंट सी तक बनते हैं, तो केवल उतना पीरियड दिया जाएगा, यानी कि ये 3 साल की मैक्सिमम लिमिट लगा देता है डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद। सेक्शन 9 कहता है कि टाइम नेवर स्टॉप्स। तो जैसा कि आप जानते हैं वक्त कभी रुकता नहीं है, तो यही सेक्शन 9 कहता है कि एक बार लिमिटेशन पीरियड जब चलना शुरू हो गया, आपकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो गई, या अगर नहीं भी थी डिसेबिलिटी तो आपके कॉज ऑफ एक्शन के बाद जो लिमिटेशन पीरियड चलना शुरू हो गया फिर वो नहीं रुकेगा किसी भी हालत में, सिवाय एक एक्सेप्शन के। वो सेक्शन 9 की जो इकलौती एक्सेप्शन है वो है क्रेडिटर और डेटर के केस में। मान लीजिए दो बंदे हैं, सी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिटर को जिसने पैसे दिए हैं, और डी एक डेटर है जिसने पैसे लिए हैं। इसमें मैंने डॉलर दिखाया हुआ है, लेकिन रुपीस में भी हो सकता है, मुझे बाहर से हो सकता है, ये बाहर के बंदे हो, इसको आप मैटर नहीं करता है, रुपीस ही मान लीजिए आप इसको। तो सी ने डी को कुछ पैसे दिए हैं और उसने प्रॉमिस किया था कि मैं पॉइंट ए पे, यानी कि जब टाइम ए पे उसको वापस कर दूंगा, लेकिन वो नहीं किए, तो ए से क्या होगा, पॉइंट ए से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और मान लीजिए वो लिमिटेशन पीरियड पी तक चलता है, प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ तक बनता है जितने भी साल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉइंट बी आते आते सी की डेथ हो जाती है, और उसकी जो स्टेट है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है वो डी को ही बना दिया जाता है। तो अब जो ये टाइम बचा हुआ है बी से लेके पीपी तक, यही एक टाइम बचा है जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सी का डी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। लेकिन डी तो खुद एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है, यानी कि वो जितना इसका हिसाब किताब है वो सब देखेगा, तो वो अपने पैसे क्यों देगा, वो तो बाकियों का हिसाब किताब में टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि एक पॉइंट पी रीच हो जाए तो उसको फिर वो लीगली सेफ हो जाएगा। तो उस केस में सी को या सी के जो आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको सेफगार्ड करने के लिए ये प्रोविजन या एक्सेप्शन दिया गया है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड्स ए ई पॉइंट ये जो दिया हुआ है, इस पॉइंट तक ये पीरियड रुक जाएगा और इसके बाद फिर से स्टार्ट होगा, यानी कि बी से लेके पीपी तक जो टाइम है वो फिर से आगे जितना बचा हुआ था फिर से ए ई पॉइंट के बाद आगे मिलेगा और न्यू पीपी या इस पॉइंट तक आएगा। सेक्शन 10 ये कहता है कि ये बार ऑफ लिमिटेशन है वो ट्रस्टीज पे, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे और उनके असाइनीज पे लागू नहीं होता है, यानी कि ये लोग एग्जेम्प्टेड नहीं होते हैं। असाइनीज के केस में केवल एक एक्सेप्शन है कि जो वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए अगर कोई असाइनी है तो उसको छोड़ के बाकी इन सब केसेस में बार ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इनके खिलाफ कभी भी सूट फाइल किया जा सकता है बाद में भी, इसमें कोई बार नहीं है, लिमिटेशन पीरियड का कोई बार नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन 11 पे जो कि फॉरेन कंट्री कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, और पहले जे एंड के से भी डील करता था, लेकिन अब आप जानते हैं कि जे एंड के ऑल ओवर इंडिया सारे एक्ट्स अप्लाई होते हैं, जो ये जो लिमिटेशन एक्ट है ये भी अप्लाई होता है, तो अब ये फॉरेन कंट्री पे ही रह गया सेक्शन 11 खाली। इसमें कहते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के बाहर बना है लेकिन उसका जो सूट है वो इंडिया में फाइल हुआ है, तो उसमें जो पार्टीज हैं वो ये डिफेंस नहीं ले सकती हैं कि लिमिटेशन एक्ट तो भैया जहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना था वहाँ अप्लाई होता ही नहीं उस फॉरेन कंट्री में, तो जब इंडिया में है तो इंडिया का कानून लागू होगा और लिमिटेशन एक्ट भी लागू होगा। इसमें केवल दो एक्सेप्शन है, आप जानते हैं एक्सेप्शन हर जगह होती हैं। तो दो एक्सेप्शन ये हैं कि या तो बाहर का जो रूल है वो ऐसा है कि उससे कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सटिंग्विश होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बचा है, वो टर्मिनेट हो गया, तो
उस केस में जैसे कहते हैं कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, तो उस केस में तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता है। और दूसरा ये है कि जो बाहर के कानून के हिसाब से जब वो पार्टियां बाहर रह रही थी देश के, तो उनके हिसाब से उनका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वहीं खत्म हो गया, तो तब भी ये लागू नहीं होगा सेक्शन 11, उसके अलावा ये लागू होगा। तो दोस्तों ये था पार्ट 2। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो पार्ट 3, इसका जल्द नया वीडियो आएगा। तो एज यूजुअल, आप हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको कोई कमी पेशी लगती है या आप उसके और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए लेके हाजिर हो सकें। तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।